हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर या कह लो सबसे पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है या यूनिट कह लो ये एनसीईआरटी के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, बट हम यहाँ पर इसको 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट को मैंने 5 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम उसका जो सबसे पहला पार्ट है, पहला पार्ट यानी कि पार्ट ए, वो पढ़ेंगे हम। पार्ट ए का हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम बेसिकली चार्जेस और ये कूलम्स लॉ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है, इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो हमने इस चैप्टर का नाम दे दिया है, इस पार्ट का नाम दे दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, इसके बाद हम एक पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। देन हम एक पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। एंड फाइनल पार्ट पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताता जाऊंगा मैं। फिलहाल हम इस पार्ट को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहले यूनिट का नाम है हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, 2 वर्ड की कॉम्बिनेशन। किस किस के? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस में स्टैटिक्स। ठीक है, इन 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड बना है। देखो, स्टैटिक्स का मतलब आप जानते हो, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, कोई चीज रुकी हुई अवस्था में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें जब चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे रहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनके बारे में जो भी स्टडी की जाती है, जैसे वो आपस में फोर्स कितना लगा रहे हैं और भी सारी चीजें, उसको हमने फिजिक्स के एक अलग ब्रांच में डाल दिया जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूछोगे सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हावेवर चार्ज आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, बट अभी हम इस चार्ज को एक बार, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं हम, यूनिट हमने नई स्टार्ट करी है, तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है। तो देखो, चार्ज की आपको कई डेफिनेशन मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं, बट इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे लगती है जिसके हिसाब से हमें इसको डिफाइन करना चाहिए, देखो, ये अभी हम यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद एक यूनिट पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको कंबाइंडली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो जो चार्ज है ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक न्यू है, एक फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है वो चार्ज है। जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी फिनोमेना होते हैं उनमें जो चार्ज है वो जरूर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये सारे इकट्ठे, इस सब के लिए जो सबसे बेसिक क्वांटिटी है ना, सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो हम चार्ज को डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि जो चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी ड्यू टू विच ऑल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ड्यू टू विच ऑल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले इफेक्ट हैं वो चार्जेस के कारण प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं ना, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसको हम मेजर किस में करते हैं, यानी कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, लिख लेते हैं हम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट जो है होती है इसकी कूलम, जो ऊपर हमने चैप्टर का नाम भी लिखा है कूलम, और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है
कूलम होती है और इसको हम कैपिटल C से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले देखो, चार्ज जो है आपने वर्ड सुना ही होगा और आपने छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक यहाँ पे नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ। एक हम यहाँ पे नोट लिखते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे सेम ही चार्ज होता है, किसका, प्लस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे तो आप जानते हैं कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये नोट आपको करना है। और देखो, ये जो हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिया है माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19, या प्रोटॉन पे सेम प्लस का चार्ज लिया, इस चार्ज को ना आपको सबसे लीस्ट पॉसिबल चार्ज मान के चलना है। लीस्ट पॉसिबल चार्ज मतलब कि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी पे। ये जो चार्ज है वो सबसे छोटा। हावेवर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स पे इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है, बट ये इतने आते नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको ऐसा मान के चलना है कि इलेक्ट्रॉन ही है जिसपे सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे हम इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अब हम चार्जेस के टाइप पढ़ते हैं। देखो, ये चीज़ भी आप जानते होंगे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, सबको पता होगा। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के चार्ज होते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देखो चार्जेस की ना बहुत सारी, अगर आप देखोगे कई बुक्स में तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी लिखी होती है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आपको ये सब नहीं पढ़ना। अपने को हम यहाँ पर तीन ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पर, जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं और जो ध्यान रखने वाली है। बाकी जो अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज देखोगे ना, बहुत ऑब्वियस भी है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप देखना, आप वो प्रॉपर्टी जानते ही होगे। लाइक चार्जेस को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो नॉर्मल है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है चार्जेस की, वो भी काफी इजी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब समझते हो ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक, इसको मैं लिख देता हूँ, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक का मतलब एक जैसे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट रिपेल आप जानते हो। जैसे मान लो कि अगर एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको इस तरफ पुश करेगा, धक्का देगा, ये इसको इस तरफ। और अगर मान लो एक पॉजिटिव होता और एक ये नेगेटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव वाला है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता और ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता। तो ये अट्रैक्शन कहेंगे हम इसको, और यहाँ पर जो है ये रिपल्सन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सुन के आपके माइंड में आई गेस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आया हो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लासेस में। लाइक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी डेफिनेशन इसकी भी हम लिखेंगे, बट एक हम इसकी डेफिनेशन जो छोटी सी डेफिनेशन है वो हम क्या लिखते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल अलग है। जैसे मान लो आप एक रूम में रह रहे हो और उस रूम में बाहर से कोई आ नहीं सकता, अंदर से कोई बाहर जा नहीं सकता, तो वो एक आइसोलेटेड रूम हम कह देते हैं। तो अगर मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है और इसके अंदर कुछ कुछ बॉडीज है। मान लो यहाँ पर एक बॉडी है जिस पर 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर एक बॉडी है इस पे 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर एक बॉडी जिस पे -1 कूलम चार्ज है और यहाँ पर बॉडी जिस पे 5 कूलम चार्ज है। तो मैं बोलूँ कि इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, इस आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना निकल के आएगा, देखो 5 और 3 8 तो 10, और माइनस में एक चार्ज है तो 9 कूलम।
तो अब मान लो क्या होगा कि यही सिस्टम आइसोलेटेड अगर सिस्टम है तो हो सकता है देखो यहाँ वाली बॉडी है उस पर मान लो 3 कूलम चार्ज हो गया, यहाँ वाली बॉडी है उस पर 2 कूलम, यहाँ वाली बॉडी है मान लो इस पर 0 कूलम, ठीक है, और यहाँ वाली बॉडी है इस पे 4 कूलम चार्ज हो गया। तो आपस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जा सकता है, लेकिन अभी भी देखो आप काउंट करो तो 4 और 3 7 और 2 9, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो सेम ही रहना चाहिए। तो जो टोटल चार्ज पहले 9 कूलम था तो अभी भी 9 कूलम ही है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है यानी कि टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब मैंने आपको समझा दिया, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम जो है इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, कंजर्व्ड और कांस्टेंट एक ही बात होती है, कंजर्व्ड और कांस्टेंट। और अगर आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे, जो अभी मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली डेफिनेशन बताई थी, लाइक चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो थर्ड एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो हम चार्ज की पढ़ेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो ये प्रॉपर्टी जो है वो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल इनफैक्ट करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और ये बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी आती है, डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बट थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल मैथमेटिकल टर्म है, इसीलिए भी बच्चों को डिफिकल्ट लग सकती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो कैन ओनली बी एन, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब होता है कि देखो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है ना, चार्ज को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब जैसे कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है, यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है इंटीजर्स में हो सकती है, इंटीजर्स में मतलब किसी बॉडी पे चार्ज है n की जगह मैं 1 रख दूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, 31 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, 121 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है। बट कैसा नहीं हो सकता, इस एन फ्रैक्शन में नहीं आ सकती इस एन की वैल्यू, मतलब किसी भी बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता, ऐसे 1/7 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता, √3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये जो है ये आगे वाला नंबर है एक इंटीजर होना चाहिए, और चार्ज क्योंकि प्लस माइनस में भी हो सकता है तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं q = +-ne, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी मैं अभी बताऊंगा, बट कि इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होता है, ठीक है। बट इसको अभी समझिए आप कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है। जो n की वैल्यू है यहाँ पर, जो n की वैल्यू है वो एक इंटीजर हो सकती है, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर, z मतलब इंटीजर, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। और देखो ये n को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर n जो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिनोट कर रहा है, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो पर्टिकुलर बॉडी है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि चार्ज के हिसाब से हम बता सकते हैं। जैसे अगर ये देखो 2e लिखा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 31 लिखा है तो 31 इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज है तो मतलब 31 इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखो अब मैं बताता हूँ कि किसी बॉडी पे ऐसा पॉसिबल क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज होता है। तो देखो जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या होता है कि 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक नाइट्रोजन है इस पे 7 प्रोटॉन होते हैं और 7
इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस पे भी देखो नेट चार्ज 0 है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे बराबर ही तो चार्ज होता है, बस एक पे पॉजिटिव का होता है, इस पे नेगेटिव का, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा इस पे भी। अब क्या हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे गया वो बाद की बात है, हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो क्या हुआ, इस पे कितने रह गए, 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। और इसके पे चला गया तो इस पे कितना हो गया, इस पे देखो 7 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखो तो इस पे 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे सेम ही चार्ज होता है, तो मैंने ई यूज कर लिया पी की जगह। और देखो यहाँ पर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यानी माइनस का चार्ज जो है वो रह गया। तो देखो जिस बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया, और जिस पे गया है उस पर नेगेटिव का चार्ज आ गया। तो आपने छोटी क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी कि द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो अब जब ये ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो पूरा पूरा ही जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो देखो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन जितना प्लस का या माइनस का चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना प्लस माइनस का चार्ज आता। कभी क्या ऐसा जाएगा क्या कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन चलेगा या आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं होगा ना ऐसा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरे इलेक्ट्रॉन जितना ही तो चार्ज आएगा ना। तो किसी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन जितना, 3 इलेक्ट्रॉन जितना ऐसा ही तो चार्ज हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन जितना, 1.5 इलेक्ट्रॉन जितना ऐसा चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, तो आप जानते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफर जो है वो बाहर वाली चीज का ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमारे चार्ज की तीनों प्रॉपर्टी समाप्त होती हैं। अब हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज आ कैसे सकता है, और देन हम कूलम्ब्स लॉ की तरफ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।